नमस्कार। मैं जनता शिवम गौतम। दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट में एक बड़ा फैसला दिया है। उनका ये फैसला उन तमाम लोगों के लिए राहत लेकर आने वाला है जो इस तरीके के मामलों में झूठे तौर पर फंसा दिए जाते हैं। इस फैसले के दौरान जस्टिस सुधा चंद्रशेखरन ने ये कहा कि एससी एसटी जो एक्ट है उसकी धारा 3 एक्स के तहत किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के लिए ये जरूरी है कि जो टिप्पणियां या जो आरोप लगाए गए हैं वो पब्लिक व्यू के तहत होने चाहिए। यानी किसी व्यक्ति ने अगर किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ जो एससी एसटी से आता है अगर कोई अपमानजनक भेदभावपूर्ण टिप्पणी की है तो फिर वो टिप्पणी क्या अकेले में की गई है या पब्लिक के बीच में की गई है। अगर इसको दूसरे तरीके से समझे कि अगर एक कमरे के अंदर दो व्यक्तियों के बीच में गाली गलौज या इस तरीके की बातें होती है तो फिर वो एससी एसटी एक्ट की एट्रोसिटीज की जो धारा है 3 एक्स उसके तहत नहीं आएगा। यहां पर जो आरोप लगाए गए थे और जिन आरोपों के तहत गिरफ्तारी की गई थी उस मामले में जस्टिस सुधा चंद्रशेखरन ने आरोपी को बरी कर दिया। इसकी वजह यह थी कि जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है वो ये नहीं बता पाया कि किस दिन किस समय और किस जगह पर ये बातें कही गई थी। यानी सिर्फ उस व्यक्ति ने ये कह दिया कि इन्होंने मेरे खिलाफ जाति सूचक टिप्पणी की है और इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद यह मामला धीरे धीरे किसी तरह से हाई कोर्ट पहुंचता है और हाई कोर्ट में जस्टिस सुधा चंद्रशेखरन इस मामले की पूरी कार्रवाई सुनती हैं और उसके बाद वो फैसला देती है कि चूंकि आरोप लगाने वाला ये साबित नहीं कर पाया कि ये जो घटना घटी थी वो किस जगह पर किस समय पर किस दिन हुई थी, साथ ही साथ वो ये भी नहीं बता पाया कि जब ऐसा हुआ था तो दूसरे समाज के पब्लिक के दूसरे व्यक्ति भी वहां उपस्थित थे। यानी सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि इस तरीके की जो जाति सूचक टिप्पणियां हैं क्या वो वास्तव में सार्वजनिक तौर पर हुई हैं। अगर सार्वजनिक तौर पर नहीं हुई है तो फिर इस मामले में गिरफ्तारी या सजा नहीं बनती है। ये जो टेक्निकलिटीज होती है इसी का फायदा उठाकर पुलिस या जो आरोप लगाने वाले लोग हैं जो आरोपी है उसका शोषण करते हैं और उसको कई कई सालों तक जेल में रहना पड़ता है। उत्तर प्रदेश का एक मामला है जिसमें 20 साल बाद एक व्यक्ति को हाई कोर्ट से बरी किया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं थे। ये ज्यादातर इस तरीके के मामले जानबूझकर लोगों से बदला लेने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए या फिर उनसे दुश्मनी निभाने के लिए किए जाते हैं क्योंकि ये जो एससी एसटी का जो एक्ट है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्पष्ट नहीं है और पुलिस वाले भी जैसे ही ये मामला आता है बहुत ज्यादा बारीकी से छानबीन नहीं करते हैं, सीधे उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब आप सोचिए कि ये जो मामला था अगर इसमें पुलिस के स्तर पर ही इस चीज की जांच की जाती कि क्या वास्तव में जो आरोप लगाए गए हैं वो सार्वजनिक तौर पर लगाए गए हैं, क्या उस समय का कोई ब्यौरा दिया गया है। एक व्यक्ति ने कहा कि इन्होंने मेरे खिलाफ जाति सूचक टिप्पणी की है, पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ये जो दुरुपयोग है इसी की वजह से अभी जो यूजीसी वाला मामला भी उठा उसमें भी यही बात उठाई गई थी कि चलिए एक वयस्क व्यक्ति के साथ समाज के व्यक्ति के साथ ये हो रहा है, वो वकील ले सकता है, वो सारी चीजें कर सकता है, लेकिन अगर कैंपस के अंदर कॉलेज के अंदर ये सब होने लगेगा तो जो स्टूडेंट है कोई 16 साल का कोई 18-19 साल का हो सकता है वो कैसे इन सारी टेक्निकलिटीज से अपने आप को बचा पाएगा। जिस तरीके से हमारे देश में कानूनों का निर्माण तो इसलिए किया जाता है कि पीड़ितों को बचाया जा सके, अपराधियों को दंडित किया जा सके, लेकिन उसके बाद में होता इसका उल्टा है। यानी जितना आप सख्त कानून बनाएंगे उतनी ही ज्यादा उसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाएगी और ज्यादातर केसेस में ये इस लेवल पर होता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस सब के ऊपर साफ तौर पर टिप्पणी करते हुए अपने आप को असहाय पाते हैं।
चाहे दहेज हत्या के मामले हो, चाहे महिला उत्पीड़न के मामले हो या SC ST के मामले हो। कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन सामाजिक दबाव की वजह से, वोट बैंक की वजह से इन सारी चीजों को दबा दिया जाता है। इस सब के पीछे एक धारणा है कि हजारों साल तक लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, इसकी वजह से आज वो दलित है, पिछड़े हैं, उसका भी कोई आधार नहीं है। लेकिन आप ठीक है, आपने कोई कानून बनाया है, कानून के अंदर कम से कम नेचुरल जस्टिस के तहत जो व्यक्ति जिसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, उसके खिलाफ उन आरोपों की पुष्टि होना तो जरूरी बनता है। आप सोचिए कि इस मामले में अगर पुलिस ही इस तरीके से, इस एंगल से इस पूरे तथ्यों को देख लेती तो शायद इस व्यक्ति की गिरफ्तारी बनती ही नहीं थी, क्योंकि जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो उत्पीड़न निवारण का जो कानून है, उसके तहत ये कहा गया है कि अगर इस तरीके की कोई टिप्पणी सार्वजनिक तौर पर किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए की गई है, तो फिर जो करने वाला है उसके खिलाफ मामला बनता है। अब अगर किसी ने झूठा आरोप लगाया है तो वो तो यही कहेगा कि साहब इन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे बोला है। अगर बोला है तो कहां बोला है, कब बोला है, किसके सामने बोला है, ये चीजें भी साबित होनी चाहिए। यही वजह है कि कुछ सालों पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में यह कहा था कि इस तरीके की FIR होने से पहले एक प्राइमरी जांच या प्राइमरी इंक्वायरी की जरूरत है, जिसके बाद पूरे देश में हंगामा हो गया था। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि देखिए ये संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए हैं उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो दुरुपयोग बढ़ गए थे और दुरुपयोग राजनीतिक कारणों से बढ़ रहे थे। गांव के अंदर जब प्रधान के चुनाव आने होते हैं तो एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर इसी तरीके के आरोप अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मोहरा बनाकर लगाए जाते हैं, जिससे कि अपने प्रतिद्वंदी को जेल भिजवाया जा सके और बाद में वो मुकदमों में फंस सके। इन सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया था। लेकिन पूरे देश में अनुसूचित जाति के लोगों ने जिस तरीके से सड़कों पर हंगामे किए थे, उनकी वीडियो आज भी पड़े हुए हैं कि किस तरीके से गरीबों को भी पीटा गया। उन्होंने अपने ही जाति से संबंधित लोगों की पिटाई कर दी, जो उस दौरान अगर कुछ दुकान लगाकर बैठे थे, पानी की बोतलें बेच रहे थे या इस तरीके का कुछ भी कर रहे थे। उसके बाद सरकार दबाव में आई और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया। सरकार ने यह मान लिया, कानून बना दिया इसके ऊपर कि SC ST के मामले में किसी भी प्राइमरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। अगर शिकायत हुई है तो व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन यहां जो मामला है इसमें टेक्निकलिटी भी पूरी नहीं हुई है कि उस व्यक्ति ने, जिसने शिकायत की, उसने ये नहीं बताया कि किस समय पर, किस दिन, किस तारीख को, किस जगह पर उसके खिलाफ जाति सूचक टिप्पणी की गई है। ये देखना किसका काम था? ये पुलिस का काम था। निश्चित तौर पर इसमें पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। अगर पुलिस इस तरीके के मामले दर्ज कर रही है, या अगर वो दबाव में कर रही है, या फिर वो उस व्यक्ति से पैसे ऐंठने के लिए कर रही है, उस व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए कर रही है, या शिकायतकर्ता की तरफ से उनको पैसा दिया गया है, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये इस तरीके के मामलों में एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है कि अगर ये शिकायत होगी तो निश्चित तौर पर शिकायतकर्ता को ये बताना ही पड़ेगा कि उसके खिलाफ जाति सूचक टिप्पणियां या अपमानजनक टिप्पणियां जो हुई हैं वो किस जगह पर, किस व्यक्ति ने, किस समय और किन लोगों की उपस्थिति में की थी। क्योंकि अगर वहां पब्लिक नहीं है, सार्वजनिक तौर पर ऐसा नहीं किया गया है, तो फिर इसको SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत नहीं लाया जा सकता है। दो व्यक्तियों ने आपस में कुछ बातचीत, गाली गलौज की है, उसको इस तरीके से नहीं देखा जा सकता, आप उसको दूसरे तरीके से ले सकते हैं।
क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत जो धाराएं हैं उनमें सजा बेहद सख्त है और अगर किसी व्यक्ति के इस तरीके के झूठे आरोपों पर किसी अन्य व्यक्ति को आरोपी मानकर उसको अपराधी मान लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर ये जो नेचुरल जस्टिस है, जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, जो संवैधानिक अधिकार किसी व्यक्ति को मिले हुए हैं, मौलिक अधिकारों का भी ये उल्लंघन ही रहेगा और इससे जो एक्ट का दुरुपयोग है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट का ये जो फैसला है ये बेहद अच्छा फैसला कहा जा सकता है, जिसमें जस्टिस सुधा चंद्रशेखरन ने एक बहुत अच्छी व्याख्या और बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है उस आरोपी व्यक्ति को इस मामले से बरी कर जो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ गोल मोल बात कर उस व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने सही तरीके से तथ्यों को नहीं देखा, प्राइमा फेसी मामला ही नहीं बनता था। पता नहीं किस वजह से पुलिस ने मामला दर्ज किया और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसको अब हाई कोर्ट से जाकर निर्दोष होने का एक आदेश प्राप्त हुआ है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और कानून की जितनी ज्यादा जागरूकता आप प्राप्त कर सकते हैं वो करते रहिए, क्योंकि जागरूक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जागरूक नहीं रहेंगे, कोई भी व्यक्ति आपके अधिकारों का हनन कर सकता है, आपको झूठे मामलों में फंसा सकता है या फिर इस तरीके के मामले भी आपके सामने आ सकते हैं, क्योंकि आजकल कानूनों का दुरुपयोग करने का एक बड़ा चलन हो गया है। लोग दुश्मनी निभाने के लिए इस तरीके के आरोप को लगाकर दूसरे व्यक्तियों को परेशान करने का, जेल भिजवाने का काम भी करते हैं। दूसरी तरफ हमारे देश में बड़े बड़े जो नेता होते हैं, शातिर अपराधी होते हैं, वो वकीलों की मदद से कितना भी बड़ा जघन्य अपराध कर ले, वो बाहर छुट्टा घूम रहे होते हैं या फिर कोर्ट से जमानत पा चुके होते हैं। इसलिए ये सारी चीजें एक आम नागरिक के लिए बेहद जरूरी हो जाती हैं, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं और हमारी कोशिश यही है कि देश के अंदर जो जुडिशरी में विकार है उनको तो दूर किया ही जाए, उसमें सुधार तो किया ही जाए, लेकिन साथ साथ इस देश के नागरिकों को कानूनी तौर पर भी जागरूक बनाया जाए, जिससे कि वो अपने अधिकारों का सही तरीके से उपयोग कर सकें और अगर उनके खिलाफ कुछ भी गलत होता है तो उसका डटकर मुकाबला भी कर सकें। जय हिंद, जय भारत।